अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान रजीम को टीटीपी या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम मुसल्लह अफवाज की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद फील्ड मार्शल ने खिताब करते हुए कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ आज तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान कभी माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि वो 70% लोगों के लीडर हैं। इससे कबल सेनेटर फैसल वाडा ने यह कहा था कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी और -1 समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि DGISPR ने भी इमरान खान के खिलाफ एक गैर मामूली तौर पर सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को जहनी मरीज और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की इस ट्वीट के जवाब में की गई थी, जिसमें उन्होंने फ़ौज के सरबराह को इन्हीं इल्काबात से नवाजा था। ताहम आज बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को कहा है कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती तो बुरी बातों के बजाय अच्छी बातें आना शुरू हो जाती। ये कह रहा हूँ कि जो मर्जी वो ट्वीट करे, मैं आपको कह रहा हूँ आपने बुशरा बीबी से और ख़ान साहब के साथ क़ियादत की मीटिंग करा ले, लीडरों की मीटिंग करा ले, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जितने हैं उनकी मीटिंग करा ले, 2-3 एक्सेस आप दे दे। देखो आपकी बुरी बातों की वजह से के बजाय अच्छी बातें आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन तहरीके इंसाफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अभी तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक मामला कमीशन के सामने ज़ेर इल्तवा है, जिस पर तहरीके इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। इसलिए जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अदालतों से हल नहीं होता तब तक बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम नहीं किया जा सकता। जबकि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कहा है कि अगर सूबाई हुकूमत ने वफाक के साथ ताउन ना किया तो गवर्नर राज एक लास्ट ऑप्शन है। और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका एंटीबायोटिक से इलाज नहीं होता, फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो वो फिर गवर्नर राज ही होता है। फिर गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है, और अगर PTI समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ NFC अवार्ड का मामला भी सूबों और वफाक के दरमियान तनाव का बायस बना हुआ है। अब साबिक फ़ौजियों की तंजीम ने भी NFC अवार्ड के रिव्यू का खैर मुकदम किया है और कहा है कि दफाई अखराजात, कर्ज़ों की वापसी, तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती तब्दीलियों पर आने वाले अखराजात को तमाम सूबों को मुनसिफाना तौर पर बर्दाश्त करना चाहिए। क्या NFC का मामला वफाक और सूबों के दरमियान एक नया तनाव खड़ा कर सकता है? इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब को, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची से। उनके साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब तशरीफ़ रखेंगे, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे शफ़क़त अब्बास अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वकील हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे। नाज़रीन, इन सब से हम बाकायदा डिबेट का आगाज़ करेंगे, मगर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो NFC अवार्ड को लेकर तनाव बना हुआ है सूबों और वफाक के दरमियान, उस पर स्पॉटलाइट का फोकस है और ज़ाहिर है जो एक जहनी मरीज़ की डिबेट है उसके ऊपर भी बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे शफ़क़त अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब आप भी वकील हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, सबसे पहले अगर आपके पास आऊँ बिलाल साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोविंसेस से? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाए और मज़ीद डेट सर्विसिंग हो जाए, उसका भार ये उठाएं? और जी 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 और टैक्स जो है वो आपको एग्रीकल्चर पे, प्रॉपर्टी पे, सर्विसेज पे आपको इकट्ठा करके दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ये बड़ा अहम मौजू है जी। देखिए, अभी तो आपने देखा कि चंद दिन कबल NFC की पहली फॉर्मल मीटिंग हुई, उसमें CM सिंध भी आए, पंजाब के भी मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर आए, KP के फाइनेंस मिनिस्टर आए, CM KP आए, CM KP आए, और जो मैंने सुना जी बड़ी एक
खुशनुदी से हो गई और प्रोफेशनल माहौल में मीटिंग हुई। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? नहीं देखिए, अगेन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि देयर इज़ नो नीड टू जंप टू कंक्लूजन्स, बट मेरे अपने ख्यालात हो सकते हैं, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आई थिंक एवरीवन अराउंड दैट टेबल शुड हैव एन ओपन माइंड। देखिए, मकसद ये होना चाहिए कि आपने पिछले NFC अवार्ड से आज तक जो भी सूबाई और वफाकी फाइनेंसेस की एवोल्यूशन रही है, जो उसके जिस तरीके से वो आगे चला है, उसकी बाकायदा तफसील से ओपन माइंड के साथ स्टडी, और उसको मद्दनज़र रख के आगे जो भी NFC अवार्ड के अंदर एडजस्टमेंट बनती है उसके ऊपर ओपन माइंड के साथ गौर करना। नहीं, मगर तवक्को क्या है वफाक की? तवक्को ये है जी कि देखिए हम के आगे हम किस तरीके से इस अवार्ड की तकसीम वर्टिकली भी, जो कि वफाक और सूबों के दरमियान होती है, और सूबों के दरमियान आपस में जो तकसीम होती है सूबाई हिस्से की, क्या उसके फार्मूला में, क्या रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो जिस तरह तकसीम हुए में हैं, और उसके अंदर कोई हम बेहतरी ला सकते हैं, क्या बेहतरी बनती है बेस्ड ऑन द थिंग। आपने जो 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट्स टच किए, देखिए 1-2 चीज़ें तो हकीकत है कि आज, और ये स्ट्रक्चरल इशू है, ये मतलब कि आप कोई भी वफाकी हुकूमत उठा लें कि अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस और आप डिफेंस एक्सपेंडिचर ही मिला लें, तो वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा है FBR रेवेन्यूज़ का और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का, वो ये दोनों चीज़ें भी पूरी नहीं करता। अच्छा। और उसके बाद एवरीथिंग एल्स, चाहे वो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, वो पेंशन्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, एवरीथिंग एल्स इज़ बोरोड, जिसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बोरिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके टैक्स रेट बढ़ते हैं। तो आई जनरली बिलीव कि इसमें यकीनन जहाँ पे हुकूमती परफॉर्मेंस की वजह से बेहतरी की गुंजाइश है वो रहती है, हमेशा वो होनी चाहिए, मगर दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड। तो इसमें बहरहाल इसके दीगर पहलू हैं जी, एंड आई थिंक एवरीवन शुड सिट अराउंड द टेबल और विद एन ओपन माइंड सूबाई कलेक्शन को भी, वफाकी कलेक्शन को भी, इन सारे पहलुओं को मिल बैठ के देखना चाहिए। ज़मीर घुमरो साहब, जो बिलाल कियानी साहब ने एक वफाक का एक मसला जो है, चैलेंज जो है, वो आपके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जी हम डिफेंस एक्सपेंडिचर, डेट सर्विसिंग हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम उसको पूरा कर सके, इसी वजह से हमें बोरो करना पड़ता है। फिर वो दूसरी बात जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर हम बेहतर कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या आप वफाक की बात सुनेंगे ज़मीर घुमरो साहब? देखिए, इसमें मुनीज़, थैंक यू वेरी मच। NFC के सिलसिले में जो है वो NFC, ये जो 7th NFC आया था, ये 18th अमेंडमेंट से पहले आया था। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों की जिम्मेवारियां बढ़ गई। जो डिवोल्यूशन हुआ था, तकरीबन 17 मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट ने उनको दे दी थी। तो उसके बाद जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद कोई NFC नहीं आया। फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि हमें जो है वो डेट सर्विसिंग के लिए 8.2 ट्रिलियन जो है वो देना पड़ता है, और डिफेंस के लिए 2.5 ट्रिलियन देना पड़ता है। मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट का जो, वो तो आवाम देते हैं, टैक्स से देते हैं, उस पर कोई वो नहीं है, उसको कम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर है वो 7 ट्रिलियन है, 7,000 बिलियन। आपको उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि सूबों को जो पैसे मिलते हैं वो इन इफेक्ट 6,500 अरब मिलते हैं। वैसे जो है वो आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 14,000 अरब है, उसमें से सूबों को 57.5 जाते हैं, 8,000 अरब होते हैं। लेकिन IMF का शर्त होता है कि आप 1400 अरब सरप्लस करेंगे सूबे, तो इन इफेक्ट सूबों को 6,500 अरब भी मिलते हैं। चारों सूबों को 6,500 मिलते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है वो 7,000 अरब है। ये देखना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर कैसे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पर्पज ही ये होता है एस्टेब्लिश करने का कि ये कुछ जो है वो सब्जेक्ट्स सूबे इकट्ठे चलाएंगे और खर्चा कम आएगा। जब आपका बजट जो है सिविलियन एक्सपेंडिचर जो आप सूबों को रकम देते हैं उससे भी बढ़ जाए, तो उस पर सीरियसली गौर करना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर है, आप 4,000 में सिविलियन एक्सपेंडिचर जो है कर सकते हैं, आपने 7,000 अरब क्यों रखा है? तो यानी मिसमैनेजमेंट है आपका कहना है, सिविलियन एक्सपेंडिचर को आप मजीद देखें। भाई सिविलियन एक्सपेंडिचर है इनका 7,000 अरब बड़ी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सूबों को 6,500 अरब देते हैं और आप सिविलियन एक्सपेंडिचर 7,000 अरब करते हैं। ये वो अफोर्डेबल नहीं है सूबों के लिए। तो आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर 4,000 अरब तक लाएं, आपको IMF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बड़ा आपने बड़ी स्पेसिफिक तजवीज़ दी है, यही जो है वो बॉटम लाइन है। ठीक है। शफकत अब्बास अवान साहब, ये सवाल भी उठता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, एक्सपेंडिचर्स के मामले के अंदर क्या वफाक की बात सुनेगा और सुननी चाहिए? देखें जी, ये जब NFC अवार्ड तय हुआ, एक बड़ी लेंथी डिबेट हुई, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी और सारे एस्पेक्ट को देखा गया। तय ये हुआ कि ये शेयर है सूबों का
और अब इसके बाद बढ़ाया जाएगा, कभी बढ़ाना हुआ तो घटाया नहीं जाएगा। इट वाज डिसाइडेड, और ये डिसीजन जो है इट टेक 10 मंथ आई थिंक कि ये लगे हैं इस सारे प्रोसेस को। ये नहीं है कि कोई रातों रात हो गया, हर चीज़ को देखा गया। सिर्फ हम इतना क्यों नहीं कर लेते कि वफाक की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हमें 5300 अरब रुपए की करप्शन बताई गई है। IMF की रिपोर्ट। हमें चाहिए तो ये कि इन चीज़ों को काबू करें। अच्छा, नाउ दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स बिलाल साहब। वो कहते हैं जी IMF ने खुद एक रिपोर्ट शाया की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपका जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो फ्लॉड है, जिसकी वजह से करप्शन ज़्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, SIFC के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो आप मज़ीद लेके आएँ। और यहाँ इनका कहना है कि आप जो अभी एग्जिस्टिंग फार्मूला है 57.7%, उसे कम आप सूबों को दे नहीं सकते। और ये कहते हैं कि जी आप सिविलियन जो एक्सपेंडिचर है इसको कम करें, 4000 अरब पे लाएँ। ये देखिए 7000 पे कैसे पे पहुंच गए आप? देखिए मैं तो अगेन ये तो फिर वो बात हुई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ विद ओपन माइंड बैठे। 57.5 बड़ा है ना जी, इट यूज्ड टू बी 42 पॉइंट समथिंग आई बिलीव, एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया हर NFC अवार्ड में। अब आज हमने आज के फिजिकल हालात के मुताबिक जायजा लेना है ना जी। NFC अवार्ड अग्रीड है कि इसे कम नहीं हो सकता, जो आपने पिछला दिया है बजट सूबों को, उसे कम नहीं हो सकता। वो एग्रीमेंट एक 15 साल पहले हुई ना जी। अच्छा। आज हमने बैठ के अगर चीजों को रिव्यू करना है तो होलिस्टिकली करना है ना। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप Where are the red lines? Let's get to the red lines. नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप NFC के अंदर अब वर्किंग ग्रुप्स बने 6-7 चीज़ों पे, जिसपे सूबाई वज़राए ख़जाना है वो एग्जैक्टली ये काम कर रहे हैं। ठीक है। डेटा और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर थ्रेड बेयर एक पहले डेटा के ऊपर डिबेट होनी है। मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स को देख रहे हैं, वापस NFC के फोरम में आएगा, उस डेटा और एविडेंस की बुनियाद पे अपना अपना केस हर कोई लेके आएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उधर आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे वफाक और सूबे मिला के विद इन ओपन माइंड इसको डिबेट करें, और जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन बनती है जिससे हमारी वफाक और सूबों दोनों के लिए बेहतरी हो, और ओवरऑल नेशनल फाइनेंसेस। कमिटेड टू लेट्स से रिड्यूसिंग द NFC award to provinces, you're not committed to that as the federal government? I think that NFC की conclusion में if this is what comes out from the data then that should be considered. देखिए why should it not be considered? Yes, but आपकी रेड लाइन कहाँ है? क्या मेरी रेड लाइन ये यहाँ पे होगी जी कि जहाँ पे भी अगर कोई क्लोज माइंडसेट के साथ कहता है कि नहीं मेरी ही होनी चाहिए। अब इस देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि घुमरो साहब ने अभी हम नंबर्स में जाए तो बहुत सारी मिसालें। फिर एक तरफ वफाकी PSDP 1000 अरब रुपए का है, ठीक है जी, और एक तरफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अकेला 716 अरब रुपए का है। मगर उससे लोगों की बड़ा नहीं, ठीक है, नहीं देखिए वर्ल्ड बैंक ने उसको सराहा है। नहीं एग्जैक्टली, बट देन सोशल वेलफेयर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. So then there is a case can also be made that BEST should be devolved to the provinces along with these expenditures. All right, let me take that up. ठीक है जी, that's one example. I'm saying, and that's why I said but that's a very important. ये बड़ा आपने ज़रूरी बात की है. Because that would free up 716 billion rupees for the federal government. that's an important issue. ज़मीर घुमरो साहब, BEST जो है उसको सूबों तक क्यों नहीं आप नीचे ले डिवॉल्व क्यों नहीं कर देते? ये कहते हैं भार क्यों वफाक उठाए? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है वो जो है वो 19,000 अरब है, 14,000 टैक्स रेवेन्यू है और जो है वो 5,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसमें बिस्प जो है वो 3.6% है टोटल। आपकी जो आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि रियासत जो है वो सोशल सिक्योरिटी देगी, रियासत रोज़गार देगी, लेकिन आप जो है बाहर देखेंगे कि ये सोशल वेलफेयर एस्टेट होती है और सोशल सिक्योरिटी उसका इनाम होता है कि ये 3.6% आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये प्रोविंसेस को जाना चाहिए, तो आप जो भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट आपने रखे हैं वो आप पहले वो डेवलप करें ना। आपने एग्रीकल्चर भी रखा हुआ है, एजुकेशन भी रखा हुआ है, हाउसिंग भी रखा हुआ है, सब डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंसेस में है, कॉन्करेंट लिस्ट खत्म हो गया है, तो आप तो वो पहले डेवलप करें ना। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अपना एक्सपेंडिचर कम करके फिर हमें बताएं। ये पॉइंट बड़ा सर, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने शफकत अब्बास जिम्मेवारी है जी शफकत अब्बास साहब से भी कुछ पूछना है, मगर क्विक रिस्पांस अगर बिलाल साहब। देखिए, फिर ये पहले और बाद वाली बात नहीं है, हर चीज़ का अपना मेरिट है, ठीक है जी। बेस्ट एक अलग बहस है कि वो कह रहे हैं आप डिवॉल्व करें उन नहीं उन्होंने बात की एग्रीकल्चर इज अ सेपरेट टॉपिक, सोशल वेलफेयर इज अ सेपरेट टॉपिक एंड आई कैन एड्रेस बोथ। मगर सोशल वेलफेयर इफ इट इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट देन फिर मेरे नज़दीक वो 716 अरब सूबाई हुकूमतों को अपने हिस्सों से फिर चलाए। मेरी तरफ से फिर मिसाल के तौर पर सिंध हुकूमत है, वो बेशक अपनी तरफ से 1000 अरब की एलोकेशन करे, राइट। एवरी प्रोविंस शुड देन डिसाइड अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। जो दूसरी बात इनने की घुमरो साहब ने, और अहम बात है, देखिए ये बात अभी हुई थी
कि एजुकेशन और हेल्थ का फेट क्या होना चाहिए। अभी ये बात एक आपको पता है कि डिस्कशन में भी आई थी कि वेदर इट शुड कम बैक टू द फेडरल गवर्नमेंट और नॉट, और इट शुड बी, जी देखिए, मगर अभी वफाकी हुकूमत के अंदर जो रोल इन एनी केस रहेगा, ये जो कहते हैं ना कि वजारतें बंद करते हैं, वजारतें इसलिए नहीं बंद हो सकती, और आप जानती हैं ये मुनीज़ा साहिबा कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी दूसरी स्टेट के साथ डील करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, तो दे हैव टू डील विद अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द फेडरल गवर्नमेंट लेवल। तो टू द एक्सटेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको हेल्थ मिनिस्ट्री, टू डील विद इंटरनेशनल बॉडीज, आपकी एग्रीकल्चर के लिए फोकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यस, सर्विस कोऑर्डिनेट्स के साथ भी तो डील करना होता है, बट आई टोटली एग्री कि सर्विस डिलीवरी जो है दैट शुड टोटली बिलोंग टू द प्रोविंसेस, दीज आर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, उस हद तक ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी सियासी बात भी हो जाए, क्योंकि ये भी सियासी है मगर एक बड़ी अहम सियासी बात है। शफकत अब्बास अवान साहब भी वकील हैं, घुमरो साहब भी यहाँ पे वकील हैं। -1 की बात हो रही है जी कि आपके लीडर को माइनस किया जाएगा। फैसल वाउडा साहब जो आपकी पार्टी से निकले, उन्होंने ये कह दिया कि जी -1 इमरान खान साहब को करना होगा, नहीं तो आपकी पार्टी माइनस हो जाएगी। क्या फैसला किया? मैं तो वो बड़े गुस्से में भी हैं मुझ पर, फैसल वाडा साहब, उनकी सारी बातों का तो जवाब दिया भी नहीं जा सकता। मैं एक प्रोग्राम में, मेरे साथ पीपल्स पार्टी के और नून लीग के दोस्त थे, तो मैंने उनसे पूछा कि एंकर साहब ने पूछा कि ये किस पार्टी से हैं, तो मैंने कहा ये दोनों से पूछ लें, ये नहीं मानेंगे। तो दोनों ने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल वाउडा से पीपल्स पार्टी नाज बलोच साहबा थी, नहीं मगर पीपल्स पार्टी ने तो उनको सपोर्ट किया है ना सेनेट के इलेक्शंस के लेकिन अंदर, उन्होंने वोट दिया है ना। हाँ। तो मैंने कहा भाई आसमान से तो नहीं आया ना, आप लोगों ने वोट दिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये कहा था कि वो सियासी लावालिद हैं, फरिश्ते हैं, वो सियासी लावालिद हैं, उनको कोई भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। तो फिर नहीं उनको क्यों गुस्सा भी आ गया इस बात पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी की सोच हो सकती है ना कि इमरान खान माइनस होगा। कुछ पार्टीज़ हैं जहाँ पे कुछ गुंजाइश माइनस की हुई है, जैसे नवाज शरीफ साहब माइनस हो गया तो शहबाज शरीफ साहब आ गए जी, या उनको माइनस कर दिया गया उनको, बेनज़ीर साहिबा को। बेनज़ीर साहिबा तो माइनस नहीं हो सकती थी मेरे ख्याल में, तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो इमरान खान साहब एक नज़रिया है, एक सोच है, उसको आप कैसे माइनस कर सकते हैं? यानी कि इमरान खान साहब को माइनस करके कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे, फैसल वाउडा साहब ये कहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी पार्टी माइनस हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जी हम नहीं करते और इस सोच को भी सख्त कंडेम करते हैं। जो ये बात भी करता है, हमें ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि इमरान खान को माइनस करें। हमारा वजूद ही नहीं है इमरान खान के अलावा। देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक वकील हूँ और फर्स्ट टाइम सियासत में आया हूँ, और मैं अपने मद्दे मुकाबल को हज़ारों वोटों से हरा के यहाँ पे आ गया हूँ, एक पुराने सियासी किरदार। अल्ताफ हुसैन साहब को भी तो माइनस किया गया था ना। खालिद मकबूल सदीकी साहब कह रहे हैं कि आप हमसे सीखें, हमने भी तो माइनस किया ना, हमने पाकिस्तान की बका के लिए किया। देखें उनका लीडर होगा एंटी स्टेट तो उन्होंने माइनस किया होगा। हमारा लीडर इस पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान इतना ही अहम है जितना पाकिस्तान है। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इधर एक वक्फा शामिल कर लेते हैं, लेट्स थिंक ओवर दिस, और फिर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा बिलाल कियानी साहब, आपने शफकत साहब की बात सुन ली। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि जी इमरान खान को हम माइनस नहीं होने देंगे, हमारे लिए इमरान खान उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि पाकिस्तान ज़रूरी हैं। आप लोग क्या, जिस तरह फैसल वाउडा कह रहे हैं, वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? कहते हैं कि जी हम माइनस करेंगे इमरान खान साहब को, हम माइनस नहीं तो पार्टी माइनस हो जाएगी। किस अथॉरिटी पे? क्या गवर्नमेंट की ने उनको ये अथॉरिटी दी है कि ये बात इस तरह से करें? जी देखिए, मैं फैसल वाउडा साहब की बात का तो मुझे नहीं पता, वो खैर वो उनकी एक राय है, उनने बात कर दी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप देखिए एक तज़ाद है। गौर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जो इनके पार्टी के जितने भी अहदेदार हैं, वो आके बात करते हैं हम दर्जा हरारत नीचे करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं जो ठीक है, बेहतर बातें पहले से। मगर बुनियादी बात ये है कि इमरान खान की ये सोच नहीं है, और इमरान खान की एक सोच रियासत से टकराव की है। इमरान खान की वही सोच है जो 9 मई के दिन थी, जो 9 मई के फ़ौरन बाद उनका एक जारहाना और फातेहाना एक रवैया था। मगर क्या पार्टी पे पाबंदी लगने की बात आप सोच रहे हैं? नहीं देखिए, आगे आई थिंक दोज विल बी डिलिबरेटेड, या जो भी स्टेप्स बनते हैं, बट दोज विल बी डिलिबरेटेड। मगर मैं ये देखिए, ये मेरे पास अभी ये खान साहब का 2 दिन पहले का ट्वीट है,
देखिए 2 दिन पहले का ट्वीट है, आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। ठीक है जी। अब उसकी ज़ुबान जो है जिसके अंदर अब आप में वाज़े तौर पे हम पहले इशारे कनाइयों में बात करते थे, मगर बुनियादी बात यह कि वो अपनी अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दहशतगर्दी का भी, कि दहशतगर्दी को तूल देने की पॉलिसियों पर भी। ये तो मोदी की ज़ुबान है जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह कहनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए जवाब नहीं देखिए बात ये, या तो आप ये फैसला चलें, किसी की थ्योरी मान लेते हैं कि उस पर बहुत जुल्म हो रहा है, तो क्या वो कोई भी मुहब्बे वतन जितना मर्जी जुल्म हो रहा हो वो अपने मुल्क के खिलाफ ये बातें करता है? आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, आप अपनी अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आग जानबूझ के लगाई जा रही है। ये अल्फाज हैं इस ट्वीट के अंदर। क्या ये अल्फाज पीटीआई ओन करती है? क्या ये अल्फाज इनके जमात के ओहदेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े हैं, वो ओन करते हैं? और अगर नहीं करते तो खड़े होकर कहें कि हम इसको डिसओन करते हैं। चलिए शफकत साहब इसका जवाब दें। मैं तो ये इनसे पूछूंगा कि इस ट्वीट को ओन करते हैं या नहीं करते? इस ट्वीट के एक एक लफ्ज को ये ओन करते हैं या डिसओन करते हैं? तो सुनिए जी, मैं तो इमरान खान की हर बात को ओन करता हूँ। अगर मेरी जात की बात पूछें, लिख के दूं आपको क्या नहीं साहब? नहीं, ये ट्वीट इसके मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये ट्वीट नहीं, मैं उनकी हर बात को ऑन करता हूँ। तो बस ये फिर सोच है। अच्छा, और ये सोच है। अब मेरी बात सुने ना, मेरे लीडर पे बात ना करें। ये नारा किसने लगाया था गुजरांवाला में खड़ा होकर? इससे बुरा नारा अभी मुझे तकलीफ हो रही थी। ये नारा की ज़बान है, मेरा ख्याल है कि इससे भी सख्त ज़बान जो है ना वो इस्तेमाल जिस मरहले से आप गुजर रहे हैं उस मरहले से ये पहले गुजर चुके हैं। ज़मीर घुमरो साहब भी गुजर चुके हैं। तो आपकी जख्मों का हमें एहसास है, मगर क्या आपको एक दूसरे के जख्मों का एहसास है? ये इनको कभी नहीं होगा। ज़मीर घुमरो साहब, मैं आपकी जानिब इसलिए आना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। बात हो रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की। बाकायदा एक सेनेटर इलेक्ट आके ये बात करें, वो सेनेटर बात करें जिनको आपने वोट दिया है। क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त अमली तौर पे तो एक आप समझ लें कि पाबंदी लगी हुई है, चूँकि आप चेयरपर्सन मान नहीं रहे उनकी पार्टी का, और वो इलेक्शन जो है एज अ पार्टी लड़ ही नहीं सकते। इज़ दिस गुड फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस? देखिए, हमारा सियासत में तलख तजर्बा है, हमारे लीडर भी शहीद हुए हैं और हमने डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ यही रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर जो है वो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन हो गई है, आपने जो स्टेटमेंट्स देखे, ये बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट है कि आप मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिसने जंग जीती है उसको ऐसे अलकाब से जो है वो नवाजते हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तान की बदनामी का बास होते हैं। मेरे ख्याल में ये जो कन्फ्रंटेशन हुई है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये हम भी जो है वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन हमने उस पॉलिटिकल प्रोसेस ने उस पॉलिटिकल पार्टी से बात की और डायलॉग को बढ़ाया। हमने किसी उससे बात नहीं की कि हम जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। हमने नवाज शरीफ के साथ हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अच्छा। और बार बार जो है वो हम उसमें मगर सर मेरा सवाल का जवाब आप एक अच्छी पोजीशन पे रह चुके हैं ज़मीर घुमरो साहब। क्या इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आपके जो सेनेटर हैं जिनको आपने वोट दिया आज वो मुतालबा कर रहे हैं, या इमरान खान से ला ताल्लुकी का इजहार करें या पाबंदी लगेगी आपकी जमात पर? नहीं, देखिए ये जो है वो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ जो है टेबल पर है। ये तो एक सेनेटर का स्टेटमेंट है, वो उसका जो है वो अपना इस्तकाक है, वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पहले भी जो पाबंदियाँ लगी हैं उसके जो नताज निकले हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। हम कहते हैं कि पीटीआई को शुरू से ही कहते हैं कि पीटीआई को डायलॉग में आना चाहिए था, लेकिन अब जो ये कन्फ्रंटेशन बढ़ी है इसके असरात जो है वो आ रहे हैं जो है वो पॉलिटिकल उस डिवाइड पर। तो मेरे ख्याल में वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और पीटीआई को जो है वो किसी इदारे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में आकर जो है वो डायलॉग जैसे हमने अख्तियार किया था, हमने भी यही अख्तियार किया था, उससे पॉलिटिकल फोर्सेस भी मजबूत होंगी और पीटीआई को स्पेस भी मिलेगा। अभी पीटीआई को स्पेस भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि 12 मई जिन्होंने किया था उसका लीडर जो है वो हमने बैन कर दिया और जो जिन्होंने 9 मई किया है उसका भी बैन होगा। यही बयान चल रहा है ना सोसाइटी में। लेकिन ये पॉलिटिकल डायलॉग ही इसका जो है वो अच्छा पॉलिटिकल डायलॉग ये नहीं है कि जो है वो आप उस एक्सट्रीम पर चले जाएं। अच्छा, पॉलिटिकल डायलॉग की अगर बात की जाए, देखिए पॉलिटिकल डायलॉग तो अच्छा लगता है कि सियासी जमातें आपस में करें, सियासी जमातें आपस में करें। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी जो आपकी कम्युनिटी है
उसमें कोई अग्रीमेंट है कि किसने सियासत करनी है, किसने नहीं करनी? वॉज इट ऑल राइट कि एक इदारा जो है वो सियासी बयानात दे? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि माजी में आपके लीडर के ऊपर सेडिशन के केसेस बने, आपके लीडर को सहूलतकार कहा गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, आपके लीडर को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, उनके लीडर को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। इवेंचुअली आप लोगों का कोई ना कोई तो रेड लाइन होगी सियासी क्लास की कि जी किसने सियासत करनी है, किसने नहीं करनी। देखिए मैडम, बात यह है कि ताली जो है ना दो हाथ से बजती है। अब दो चीज़ों में हम तफरीक करते हैं। जब आप सियासी जमात होने के लिबादे में हर बात को जस्टिफाई करना शुरू कर देना तो दैट्स ऑल्सो अनफेयर। अगर आपने कहना है कि हमने 9 मई का हमला भी इसी में जस्टिफाई करना है, हमने इसी सियासी लबादे के अंदर साइफर को लहरा कर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना और अपने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दाव पर लगाना भी जस्टिफाई करना है, हमने सियासत के लबादे के अंदर IMF को उसका जवाब आप नहीं दे सकते थे? नहीं देखिए, नहीं मेरी आपकी हुकूमत ने इसका जवाब दिया और इस हद तक जाना पड़ा है कि इदारे को कि उनको स्टेटमेंट नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं देखिए, उन्होंने यही कहा कि सियासत करें जमातें, मगर जहाँ पे आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और अपनी अफवाज के ऊपर एक ऐसी फौज जो पिछले साल जंग जीती है, जो आज भी हालत जंग में नहीं देखिए नहीं बट they can if they deem something as security threat then they can ये मुझे आर्टिकल बता दें। देखिए मुझे ये आर्टिकल मुझे बता दें कानून का। मुझे allow me देखिए you can have your view, he can have his view, allow me to just state what I think। देखिए बात ये है कि मैं again I will say we cannot reduce this purely to political commentary। जब आप हर दिन अपने आपकी जो दहशतगर्दी के मुतल्लिक एक रियासत का एक बयानिया है, आप उसके 180 डिग्री ऑपोजिट बात करें हर दिन जी। आप अफवाज को कहें कि आप दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, ये अल्फाज है इस जमात के, ये अल्फाज थे अलीमीन गंडापुर के जो मोदी ने FATF में इस्तेमाल किए। उस सिचुएशन के अंदर सियासत करना अलाउड है इदारे को? नहीं देखिए, मैं उसको छोड़ दें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर हम कहते हैं कि सियासत है, इनको स्पेस देनी चाहिए, उस डायलॉग पे भी आप सुन लीजिए। ये डायलॉग यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, क्या इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई कौमी असेंबली के फ्लोर पे? ये लोग नहीं आए। फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर ये नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, ये लोग नहीं आए। कमिटीज को बॉयकॉट कर नहीं कमिटीज को बॉयकॉट करने के अलावा अयाज सादिक साहब की सदारत में मुज़ाकरात का बाकायदा अमल शुरू हुआ, ये उठ कर गए। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज क्वेश्चन आवर हुआ, कौमी इश्यूज पर बात हुई, एग्रीकल्चर से लेके गैस से लेके हर चीज पे। ये लोग असेंबली में नहीं आए, एंड में आए शोर शराबा में जाने के लिए और एहतजाज करने के लिए। कौमी इश्यूज पे बात करने के लिए खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक शख्स की रिहाई में इंटरेस्टेड है। ये खुद अपना अपोजिशन का किरदार जो उनका जिम्मेदारी है ये नहीं अदा करते, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी सिर्फ एक शख्स को अडयाला से रिहाई करने के लिए। अच्छा, ये जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये बार बार आपके ऊपर तनकीद की जाती है, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि आपका बड़ा नरम लहजा होता है, जो जिस इदारे आपकी ऐसी तैसी करता है उसके हवाले से नरम लहजा आप इख्तियार किया आपके लीडरान ने हाल ही में, मगर इनके लिए आप बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या वजह है? आपने ये माना, मैं भी एक प्रोग्राम से उठ के आ रहा हूँ तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने अप्रिशिएट किया है कल जो जलसा हुआ है कि इतनी सख्त ज़बान के बाद उन्होंने ना अच्छी ज़बान इस्तेमाल की है। तो वो कह रहे हैं नहीं बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल, मगर इनसे आप बात नहीं करने को तैयार? इनसे भी बात करने को तैयार हैं, ये थोड़े बाख्तियार हो जाएं। इनके इख्तियार में इतना नहीं है कि एक CM को जेल से मुलाकात करवा सकें। आप बाख्तियार थे जी? आप बाख्तियार थे? नहीं, हम भी नहीं थे। मैं तो मानता हूँ हम इतने लाचार नहीं थे, बाख्तियार भी नहीं थे, लेकिन इतने लाचार नहीं थे जितने लाचार ये हुए पड़े हैं। मुदाखलत थी। आपकी कम्युनिटी है ना जी सियासतदानों की, आप लोग अपने आप को कैसे? अब मेरी बात का जवाब दें। मैं मानता हूँ कि हम बाख्तियार नहीं थे, लेकिन लाचार भी नहीं थे। अच्छा। ये लाचार हो चुके हैं, इनके बस में इतना भी नहीं है कि इनका PM कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगा कि मुलाकात करनी है या नहीं। और जब तो आपके मसाइल का हल किसके पास है? मेरी बात तो सुने, पूरी होने दें। और जब कल पाबंदी लगनी थी तो इनके वजीर उठ के आ गया कि मुलाकात नहीं करने देंगे। जो नहीं करने देता फिर वो करवाने की भी सलाहियत रखता है ना। जब ये कह रहे थे इनके 2 वजीर वफाकी कि जी हम मुलाकात अब नहीं करने देंगे, इसका मतलब है फिर आप करवाने की भी सलाहियत रखते हैं। और भाई इनके बस में एक मुलाकात नहीं है एक कैदी की, हमें आप कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करें। ये बेचारे बहुत लाचार हैं और इंतहाई लाचार हैं। रह गई बात, हम बात तो फिर भी इनसे करने को तैयार हैं। अभी अचकज़ई साहब ने ऑफर की है, अचकज़ई साहब ने कहा है कि आए बैठे, मैं खुद मना लूँगा इमरान खान को, आए बैठे मेरे साथ। ठीक है, आखिरी मेरे पास 30 सेकंड्स रह गए हैं। गुमरो साहब, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? पार्लियामेंट को कैसे जो है मजीद मजबूत किया जा सकता है इस सूरत हाल में?
मेरे ख्याल में पार्लियामेंट पॉलिटिकल फोर्सेस से ही मजबूत होती है, और हमने जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस जब आपस में मिली हैं तो पार्लियामेंट मजबूत हुई। और ये कभी नहीं हुआ है कि किसी ने जो है वो जेल से गवर्नमेंट चलाई है। इनका ये है पीटीआई काम कि जेल से गवर्नमेंट चलाएं, और गवर्नमेंट का ये है कि भाई आप जेल से गवर्नमेंट नहीं चला सकते। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो आपस में इकट्ठा होना पड़ता है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया घुमरो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत अब्बास अवान साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरती से कंक्लूड किया घुमरो साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर सियासी क्लास को मज़ीद लाचार नहीं करना तो फिर सियासी जमातों को और सियासतदानों को इकट्ठे मिल के बैठ के सियासी गुफ्तगू करनी होगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।